हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के गेट के प्रीवियस क्वेश्चन। यदि फ्रेंड्स आप गेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि कोई चाहता है कि मैं लास्ट टाइम में क्वेश्चन जो है अच्छे से डिस्कस करके और एटलीस्ट गेट जो है क्वालिफाई कर लूँ, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को इतना डिटेल में समझाऊंगा कि उससे रिलेटेड यदि और कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर 450 मीटर इन ए 5 सेकेंड इंटरवल एंड कवर 700 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड इंटरवल। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और अपने हाथ से एक बार ट्राई कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता है लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आपको। यहाँ पे आपको दे रखा है डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो जब आपको डिस्टेंस और टाइम दे रखा हो तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये इक्वेशन हम लगाएंगे तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है? 450 बराबर u इनिशियल वेलोसिटी हमको दे नहीं रखी है, इसलिए हम u ही मानेंगे। तो u इंटू टी कितना है? 5 सेकेंड। तो यहाँ पे 5 प्लस 1/2 a हमको पता नहीं है, वो निकालना है। तो a टी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ पे दूसरा जो इंटरवल है उसमें आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 700 मीटर। तो 700 मीटर बराबर, अब यहाँ पे देखिए, अब जो ये पहले वाले 5 सेकंड में जो है हमारी कार कुछ चली, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है दूसरे इंटरवल में u वेलोसिटी नहीं है, तो वो होगी वेलोसिटी v। तो v कैसे निकालेंगे? v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो v निकालने के लिए हमको u तो जो है स्टार्टिंग वाला u होगा, प्लस a हमको पता नहीं है, और t जो है पहले इंटरवल में कितना सेकंड चला? 5 सेकंड। तो ये हमारा v आ जाएगा। और ये जो v है ये हमारी दूसरी इंटरवल के लिए u होगा, क्योंकि जब ये पहले चली तब तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो कुछ चली उसके बाद में v वेलोसिटी हुई, और ये जो v है ये दूसरे इंटरवल के लिए u के रूप में होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे मैं u की जगह क्या लिखूँगा? इस u की जगह u प्लस a 5a लिख देता हूँ, ठीक है, 5a इंटू टी कितना है? दूसरा इंटरवल में भी 5 सेकेंड है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस हाफ a टी स्क्वायर। तो दूसरे में भी 5 सेकेंड है, तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यदि हम इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे तो 700 माइनस 450 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 250 बराबर, देखिए इसमें से ये जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 5u और ये भी 5u कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा? 5a बच जाएगा। सॉरी, ये जो 5 है मल्टीप्लाई होगा तो 25a हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझे हैं। हर एक क्वेश्चन को आपको पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद में आपको आंसर देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Bodies 1 and 2 shown in the figure given below have equal mass m. Considering all the surface smooth, the value of force P required to prevent sliding of body 2 on 1. अब देखिए हम इस डायग्राम को थोड़ा वापस बना लेते हैं। ये हमारी सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है। अब ये जब बॉडी रखी हुई है तो दूसरी जो बॉडी है, ये बॉडी, ये इसके ऊपर क्या करेगी? स्लाइड करेगी। तो जब स्लाइड करेगी तो हम क्या करेंगे? कुछ फोर्स P लगा देते हैं इधर से, ताकि ये जब स्लाइड करेंगी तो ये ऊपर वाली स्लाइड ना करे, उतना ही फोर्स हमको लगाना है, और वही आपको पूछा गया है।
अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बॉडी है इसका जो मास है नीचे की ओर लगेगा, वेट कैसे लगेगा mg। अब ये एंगल आपको कितना दे रखा है 45, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी कितना हो जाएगा 45, तो ये mg cos 45 और आपका ये जो है mg sin 45। अब ये जो mg sin 45 है यही इसको स्लाइड करेगा, तो हमको क्या है कि P जो है ऐसे लगाना है कि ये mg sin 45 बैलेंस हो जाए। अब देखिए आप ध्यान से देखना, ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये मैं P मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो P है इसकी डायरेक्शन में जो है यहाँ पे एंगल कौन सा है, ये दोनों सरफेस सेम है, तो यहाँ पे भी 45 हो जाएगा। तो ये जो P का कंपोनेंट क्या है P cos 45 हो जाएगा, ठीक है। और P sin 45 किधर हो जाएगा, P sin 45 इधर हो जाएगा। वैसे हमको इससे लेना देना नहीं है, हमको क्या करना है कि इसको स्लाइडिंग को रोकना है, तो ये जो दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सरफेस स्मूथ दे रखी है, यानी कि फ्रिक्शन का हमें कोई लेना देना नहीं है। तो P cos 45 ये बैलेंस करेगा किसको mg sin 45 को। अब cos 45 और sin 45 सेम ही होते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा mg, यानी कि इतना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। 2 ब्लॉक ऑफ मास 1 kg ईच आर केप्ट ऑन ए टेबल ऑन ओवर दी अदर, यानी कि एक टेबल के ऊपर 2 ब्लॉक रखे हुए हैं। एक ब्लॉक तो ये हो गया और इसी के ऊपर दूसरा रखा हुआ है, और दोनों का जो मास है वो 1 kg है, यानी कि इक्वल मास के हैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एवरी पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस इज 0.3, यानी कि जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट है वहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0.3 है। एंड द लोअर बैक इज पुल्ड विथ ए हॉरिजेंटल फोर्स F, यानी कि जो लोअर वाला है उसको हम F फोर्स से खींचेंगे, तो ये यहाँ पे हम F फोर्स लगा देते हैं। फॉर विच द स्लिप अकर बिटवीन दी 2 ब्लॉक इज, यानी कि हमको एकदम से ऐसे खींचना है कि एकदम से ये नीचे से निकल जाए। अब हम इसका दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा नंबर 1 है, ये है 2, तो पहले वाला बनाते हैं। ये हमारा ब्लॉक हो गया। अब देखिए इसका जो मास है मान लो m है, तो ये mg नीचे की ओर लगेगा वेट। अब जब mg नीचे की ओर लगेगा तो रिएक्शन क्या लगेगी ऊपर की ओर। मैं पहली बॉडी की बात कर रहा हूँ इसलिए रिएक्शन R1 आ जाएगा। अब देखिए जब हम इसको फोर्स से खींचेंगे इधर तो क्या होगा, ये इधर जाएगा तो क्या है ये पीछे की ओर जाएगा। तो जब ये पीछे की ओर जाएगा इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ पे इसके आगे की साइड लगेगा, यानी कि इस बॉडी में फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, इस बॉडी में फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। और फ्रिक्शन जो क्या होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि म्यू इंटू R1। ये तो हो गई पहली बॉडी। अब दूसरी बॉडी जो है उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब जब हम इसको खींचेंगे तो ये आगे की ओर जाएगी तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इसका जो मास है वो भी नीचे की ओर लगेगा वेट, और ऊपर से जो रिएक्शन R1 आ रही है ये भी लगेगी, यानी कि इसके ऊपर रिएक्शन लगेगी R1 और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी R2, क्योंकि रिएक्शन R2 क्या है ऊपर की साइड, जैसे इसमें लग रही है R1 तो ऐसे ही इसमें R2 लगेगी। लेकिन ये जो R1 है पहले वाली बॉडी की ये नीचे की साइड लगेगी, और हम फोर्स जो है F इधर लगा रहे हैं। जब इधर ये बॉडी मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा, कितना लगेगा म्यू R1 ये लग रहा था क्योंकि इसको बैलेंस करेगा, और यहाँ पे भी तो कुछ लगेगा, ये लगेगा म्यू R2। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, R1 बराबर क्या है, R1 बराबर है mg। ये R1 जो है किससे बैलेंस होगा mg से,
दोनों का मास मैं m मान रहा हूँ, ठीक है, बाद में वैल्यू हम पुट कर देंगे। R2 बराबर क्या है ये आपको ध्यान से देखना है। R2 ऊपर की साइड लग रहा है तो नीचे की साइड एक तो R1 लग रहा है और एक mg लग रहा है। R1 बराबर क्या है mg और एक mg यानी कि 2mg हो जाएगा। हमको यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमको यहाँ पे पूछा गया है मिनिमम फोर्स। अब जब बॉडी मूव करेगी तब क्या होगा सिचुएशन, F इज ग्रेटर देन μr1 प्लस μr2, यानी कि μr1 प्लस μr2, इससे ज़्यादा होगा तभी हमारी बॉडी क्या करेगी, स्लाइड करेगी। हमको क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच द स्लीप अकर, तो मिनिमम वैल्यू यानी कि कितनी होनी चाहिए, कम से कम इसके इक्वल तो होनी चाहिए μr1 प्लस μr2। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू की वैल्यू कितनी है, पहले हम वैल्यू ये पुट कर देते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है mg और μr2 की वैल्यू कितनी है 2mg यानी कि 3μmg, ये हमारा फोर्स आ जाएगा। तो F बराबर कितना आएगा 3 इंटू म्यू की वैल्यू 0.3 इंटू m की वैल्यू 1 और g की वैल्यू 9.81। अब देखिए गेट के क्वेश्चन में कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसलिए आपको जो है मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.33 न्यूटन, जो कि यहाँ पे आंसर है डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए माइल्ड स्टील स्पेसिमेन टेस्टेड अप टू ए फेलियर अंडर टेंशन इज ए मेजर ऑफ इट्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो एरिया फेलियर तक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डनेस या फिर स्टिफनेस। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार करवाया है। यदि आपने पहले के वीडियो अच्छे से देखे हैं तो इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे। वैसे बहुत सिंपल है। यदि हम बात करें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील की, तो मैं यहाँ पे आपको कर्व बता देता हूँ। ये है हमारा माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यदि हम बात करें इसके फ्रैक्चर लिमिट की, तो यहाँ पे हमारा मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा और इसका जो नीचे का एरिया होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो टोटल एरिया होता है यानी कि टोटल एनर्जी कह सकते हैं इसे। तो जितनी इसके अंदर फ्रैक्चर तक एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसे हम बोलते हैं टफनेस। तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। और यही हमको यदि फ्रैक्चर ना पूछ के इलास्टिक लिमिट तक पूछता तो हमारा जो आंसर हो जाता रेजिलियंस, और फ्रैक्चर तक होता है टफनेस। A 200 into 100 into 50 mm steel block is subjected to a hydrostatic pressure of 15 megapascal. The Young modulus and Poisson ratio of the material are 200 gigapascal and 0.3 respectively. The change in volume of the block in mm cube is. तो यहाँ पे आपको चेंज इन वॉल्यूम बताना है, डेल्टा वी बताना है आपको। अब डेल्टा वी आप कैसे निकालोगे, तो वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और अपने हाथ से एक बार आंसर निकाल लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया है और आंसर निकालने के लिए ट्राई किया है, और कुछ स्टूडेंट ने निकाल भी लिया है क्योंकि ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। यदि आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला आता है तो आप इजी कर पाएंगे। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला होता है 3 एप्सिलॉन 1 माइनस 2 म्यू। म्यू यहाँ पे पॉइजन रेशियो है और ये आपका स्ट्रेन है। तो यदि मैं बात करूँ डेल्टा वी अपॉन वॉल्यूम कितना है 200 इंटू 100 इंटू 50, ये सब mm में है, तो 200 इंटू 100 इंटू 50 बराबर हो जाएगा। देखिए 3, ये एप्सिलॉन क्या है, स्ट्रेन है, और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन होता है आपका यंग मॉड्यूलस। तो स्ट्रेस आपको कितना दे रखा है 15 मेगा पास्कल। अब ये प्रेशर के रूप में इसलिए दे रखा है क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का स्ट्रेस है 15 मेगा पास्कल। अब देखिए इसको मैं मेगा पास्कल में पुट कर रहा हूँ तो यंग मॉड्यूलस भी हमारा मेगा पास्कल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गीगा पास्कल में दे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए आप समझ गए होंगे कि ये जो स्ट्रेन होता है ये होता है आपके स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस। तो यहाँ पे 3 एप्सिलॉन 1 माइनस 2 म्यू, 3 एप्सिलॉन 1 माइनस 2 म्यू,
कितना है 200 गीगा पास्कल। इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1 माइनस 2 म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3। यहाँ से आपका डेल्टा वी आ जाएगा। अब देखिए 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा और 10⁻³ जो है यहाँ से भी 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो डेल्टा वी बराबर क्या आ जाएगा 15 × 5 इंटू देखिए 3 × 2 0.6, 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप ध्यान देंगे तो ये मैंने 3 नहीं लिखा है, तो यहाँ पे 3 इंटू आ जाएगा, तो यहाँ पे एक 3 और आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व करोगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 90 mm³, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके आपको वीडियो के बारे में अपनी जो है राय ज़रूर देना है। A steel rod of length L and diameter D fixed at both ends is uniformly heated to a temperature rise of delta T. The Young modulus is E and the coefficient of linear expansion is alpha. The thermal stress in the rod is। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि एक रोड है, ठीक है, इसको दोनों तरफ से हमने फिक्स कर दिया है, जिसकी जो लेंथ है वो L है, डायमीटर D है, और इसको हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ कितना किया डेल्टा T। तो जब हम हीट अप करेंगे तो ये क्या होगी एक्सपांड होगी, तब इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट होंगे। तो स्ट्रेस कितना जनरेट होगा तो आप सभी को पता है स्ट्रेस बराबर क्या होता है सिग्मा बराबर एप्सिलॉन इंटू ई, ठीक है। और ये जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब यदि हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसका लीनियर एक्सपांसन यानी कि थर्मल कोफिशिएंट जो है अल्फ़ा है, तो चेंज इन लेंथ जो है कितना हो जाएगा डेल्टा एल कितना हो जाएगा चेंज इन लेंथ, ये एल पर डिपेंड करता है और इस थर्मल कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर हमने कितना इंक्रीज़ किया उस पर डिपेंड करता है, यानी कि डेल्टा एल बराबर एल अल्फ़ा डेल्टा टी होता है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा बराबर हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एल की वैल्यू है एल इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन एल। एल से एल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिग्मा बराबर आ जाएगा ई अल्फ़ा डेल्टा टी। वैसे ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया है। सिग्मा बराबर ई अल्फ़ा डेल्टा टी। और यदि हम सिर्फ स्ट्रेन का पूछें, स्ट्रेन कितना हो जाएगा स्ट्रेन हो जाएगा यहाँ से एल अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा अल्फ़ा डेल्टा टी, ये हमारा स्ट्रेन हो जाएगा और ये स्ट्रेस हो जाएगा। ई अल्फ़ा डेल्टा टी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये जो ऑप्शन ए दिया गया है 0, ये कब होता जब हम एक तरफ से तो फिक्स कर देते और दूसरी तरफ से फ्री छोड़ देते। जैसे मान लो एक तरफ से फिक्स है और एक तरफ से फ्री है, तो जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट नहीं होंगे क्योंकि ये फ्रीली एक्सपांड हो सकती हैं, तब यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस है वो 0 आ जाएगा। तो जहाँ पे भी फ्री एक्सपांड लिखा हो तब आपको आंसर करना है 0। A steel beam of breadth 120 mm and height 750 meter is loaded as shown below। यहाँ पे आपको दिख रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यूडीएल कितना है W बराबर 120 किलो न्यूटन पर मीटर है। एज्यूमिंग E बराबर 200 गीगा पास्कल द बीम इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ। तो यदि हम बात करें यूडीएल की, तब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। जब यूडीएल लगा होता है तो ये सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा क्योंकि ये सेंटर पे ही सबसे ज़्यादा ऐसे मुड़ेगी। तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा मैक्सिमम, ये कितना आएगा WL²/8। W की वैल्यू आपको दे रखी है 120 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू L कितना है 15, तो 15 × 15 हो जाएगा अपॉन 8। इसको आप सोल्व करोगे
तो ये देखिए 15 आ जाएगा। तो 15 का क्यूब आपको याद होना। वैसे गेट में तो कैलकुलेटर अलाउ होता है, लेकिन फिर भी आपको 15 का क्यूब याद होना चाहिए। तो इसको आप सोल्व करोगे तो 3375 आपका किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। बस आपको यूडीएल के लिए यदि सिंपली सपोर्टेड हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये होता है WL²/8। द रेशियो ऑफ यूलर बकलिंग लोड ऑफ कॉलम विथ सेम पैरामीटर हैविंग बोथ एंड फिक्स्ड एंड बोथ एंड हिंज्ड। तो यदि हम बात करें यूलर बकलिंग लोड, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये होता है π² मिनिमम अपॉन LE का स्क्वायर। LE यहाँ पे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो कुल मिला के यहाँ पे लेंथ की ही बात हो रही है, तो PE इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल LE का स्क्वायर। अब देखिए, यदि हम बात करें, पहला है बोथ एंड फिक्स्ड। यदि जो हमारा जो कॉलम है इसके बोथ एंड फिक्स्ड हो, तब जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगी वो हो जाएगी L/2। कितनी हो जाएगी? L/2। और यदि बोथ एंड हिंज्ड हो, बोथ एंड हिंज हो, ये हो गया हिंज, यहाँ से हिंज है, ठीक है। हिंज होगा तो जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगी वो इक्वल होगी L के। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमको क्या पूछा गया? पहला है फिक्स्ड, तो यूलर बकलिंग लोड फॉर फिक्स टू द यूलर बकलिंग लोड फॉर हिंज। तो यहाँ से LE ये उल्टा है, तो H ऊपर आ जाएगा का स्क्वायर अपॉन L फिक्स का नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? L/2 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा L²। तो ये ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद होना चाहिए कि फिक्स्ड है तो L/2, हिंज है तो L, और यदि एक एंड फ्री हो तो कितना हो जाता है? 2L हो जाता है। यानी कि एक तरफ से तो फिक्स कर दिया हमने और एक तरफ से फ्री छोड़ दिया, तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी हो जाएगी? 2L हो जाएगी। गेट में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। SSC JEE चाहे RRB JEE हो, वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इन द adjoining figure the relative velocity of link 1 with respect to link 2 is 12 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है लिंक 1 की विद रेस्पेक्ट टू 2, इसकी कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड। यानी कि लीनियर वेलोसिटी कितनी है? जैसे ईस्ट साइड जाएगा तो ये वेलोसिटी आपको दे रही है 12 मीटर पर सेकेंड। लिंक 2 रोटेट एट द कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 120 RPM। यानी यहाँ पे आपको जो ये रोटेशनल स्पीड है, ये तो क्या है? ये है ओमेगा, ये तो है रेडियल स्पीड, और यहाँ पे आपको RPM में दे रखा है n की वैल्यू। द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लिंक 1 इज क्लोजेस्ट टू। तो आप सभी को पता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है AC = 2V ओमेगा। अब V की आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πn/60। तो 2πn की वैल्यू कितनी है? 120/60। तो ये कितना हो जाएगा? 4π। तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2 × 12 × 4π। अब आप सभी को पता है कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 302 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर एग्जाम में ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, कोरियोलिस एक्सेलरेशन = 2V ओमेगा। V यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है और ये आपकी रोटेशनल वेलोसिटी है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो लगातार एंड तक देखना है, क्योंकि जो गेट के क्वेश्चन होते हैं थोड़े टफ होते हैं, इसलिए थोड़ा बोरिंग वीडियो भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट के लिए। यदि आप सीरियस हैं तो आपको जो है ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगेगा। फॉर ए सर्टेन इंजन हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 1200 RPM, a flywheel approximated as a solid disk is required for keeping the fluctuation of speed within 2%
of average speed. The fluctuation of kinetic energy per cycle is found to be 2 kilojoule. What is the least possible mass of the flywheel if its diameter is not exceeded 1 मीटर? तो यहाँ पे आपको फ्लाईव्हील का मास निकालना है। तो आपको दे क्या रखा है, काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल इज द फ्लक्चुएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो फ्लक्चुएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की यदि हम बात करें तो उसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस। अब यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा रोटेशनल स्पीड, और सी एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन। सी एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील। अब यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 2 किलो जूल। तो ये तो आपका किलो जूल यानी कि जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 आ जाएगा। अब यहाँ पे आई भी आपके पास नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है अप्रोक्सीमेटेड एज ए सॉलिड डिस्क। तो सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, वो होता है mr²/2। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हम लिख देते हैं, एम हमको निकालना है, और डायमीटर कितना दे रखा है, नॉट एक्सीडेड टू 1 मीटर। तो डायमीटर 1 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2। ओमेगा बराबर भी अपन को वैल्यू नहीं दे रखी है डायरेक्ट। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πn/60। तो 2πn की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200 rpm अपॉन 60। तो यह हो जाएगा आपके 20, तो 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 40π, लेकिन इसका स्क्वायर करना है, इंटू सी एस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन कितना है, 2% है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0.02, 2% यानी कि 0.02। अब यहाँ पे ये 2% यदि प्लस माइनस 2% देर का होता तब इसकी वैल्यू हो जाती 0.04 लेते हम। अब इसको कुल मिला के सोल्व करना है, और यदि आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 50.65, यानी कि लगभग जो है ये 51 के पास में है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये 51 है, ये जो ऑप्शन है ये 73 है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। इंटरफेरेंस इन एन एक्सटर्नल इन्वोल्यूट स्पर गियर कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग सेंटर डिस्टेंस बिटवीन गियर पेयर, डिक्रीजिंग मॉड्यूल, डिक्रीजिंग प्रेशर एंगल, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ गियर टीथ। इंटरफेरेंस यानी कि जब जो गियर होता है एक तो, और दूसरा आपका पिनियन होता है, जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो गियर के टीथ और पिनियन के टीथ आपस में एक दूसरे को कट करने लगते हैं, यानी कि अंडरकट होने लगता है, मटेरियल रिमूव होने लगता है, तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। ये हम रिड्यूस किससे कर सकते हैं, यदि हम नंबर ऑफ टीथ जो है इंक्रीज कर देंगे तो इंटरफेरेंस हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एन ऑटोमोटिव इंजन weighing 240 kilogram is supported on 4 spring with a linear characteristic. Each of the front 2 spring have stiffness of 16 meganewton per meter, while the stiffness of each near spring is 32 meganewton per meter. The engine speed at which the resonance is likely to occur. तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सी स्पीड पे रेजोनेंस अकर होगा, रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस कब होता है, जब हमारे सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, तब वहाँ पे रेजोनेंस होता है। तो कुल मिला के हमको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे इंजन की फ्रीक्वेंसी यदि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी तब वहाँ पे रेजोनेंस होगा। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, W = √K/m होता है। अब यहाँ पे एक स्प्रिंग नहीं है, 4 स्प्रिंग है, तो चारों का इक्विवेलेंट जो है स्टिफनेस निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे K इक्विवेलेंट हो जाएगी। अब हमको इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको ये नहीं दे रखा है कि ये स्प्रिंग जो है पैरेलल है या फिर सीरीज के अंदर है, लेकिन हमारा कॉमन सेंस यही कहता है कि जब इंजन है इसके नीचे 4 स्प्रिंग लगी हुई है तो ये जो है पैरेलल ही होगी। सीरीज में कैसे लगा सकते हैं, सीरीज में नहीं लगा सकते। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए यदि ये पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, चारों जुड़ जाएगी। तो 2 की स्टिफनेस कितनी है, 16 है,
और 2 की कितनी है 32 है, तो टोटल हो जाएगा 96 मेगा न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट स्टिफनेस। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 96 मेगा न्यूटन है, तो 10⁶ अपॉन मास कितना दे रखा है 240। इसका यदि हम रूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 632.45 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमको आरपीएम में पूछा गया है, तो आरपीएम में निकालने के लिए हमको पता है ओमेगा बराबर 2πn/60 होता है। तो ओमेगा की वैल्यू है 632.45 बराबर 2πn/60। तो यहाँ से हमारे पास n आ जाएगा 6042.6 RPM। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6040। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम ऑन अर्थ इज ओमेगा n। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम ऑन द मून g ऑफ मून इज इक्वल टू अर्थ अपॉन 6 वुड बी। तो यहाँ पे आपको अर्थ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी है ओमेगा n, तो मून पे पूछा गया है कितनी है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा n बराबर √k/m। तो ये जो √k/m ये स्टिफनेस है, m मास है। इसका मतलब ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है g पर डिपेंड नहीं करती, g पर डिपेंड नहीं करती, तो मून पे भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी ओमेगा n। तो आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। If a particular ferrous carbon alloy contain less than 0.8% carbon, it is called high speed steel, hypoeutectoid steel, hypereutectoid steel या फिर कास्ट आयरन। इसका आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपको आयरन कार्बन डायग्राम पता हो। तो मैं आपको यहाँ पे आयरन कार्बन डायग्राम का जो डायग्राम बता देता हूँ। यहाँ पे आपको आयरन कार्बन डायग्राम दिख रहा है। यदि हम बात करें 0.8% कार्बन की, तो यहाँ पे आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 0.8% है। तो इससे यदि हम नीचे की बात करें तो उसको हम बोलते हैं हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, क्योंकि 2% जो होता है उसके नीचे हमारा स्टील होता है। तो यदि 0.8 तक है तब तो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, और 0.8 से लेके 2 तक है तो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील कहेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा, और 0.8 से ऊपर पूछा होता तो हाइपर हो जाता। मैच लिस्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, मार टेम्परिंग या फिर और है नाइट्राइडिंग। तो एनिलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जब हम मटेरियल को गर्म करके उसको जो फर्नेस होती है उसी के अंदर हम कूल होने देते हैं, तब वहाँ पे जितने भी स्ट्रेस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो सेकंड करेक्ट हो जाएगा, पी के साथ सेकंड मैच हो जाएगा। और नॉर्मलाइजिंग में हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग के अंदर जो है हम उसको कूल करते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे फाइन ग्रेन हमको मिलती है, यानी कि हम ग्रेन को रिफाइन करने के लिए नाइट्राइडिंग करते हैं। मार टेम्परिंग, देखिए मार्टेनसाइट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और उसके बाद में उसमें हम टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग यानी कि उसको थोड़ा हीट करते हैं फिर थोड़ा कूल करते हैं। तो मार्टेनसाइट को हम टेम्परिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं मार टेम्परिंग। तो वो हमको जो अंदर क्रैक होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, तो आर जो है वो फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा। और नाइट्राइडिंग एक सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है, यानी कि जो एस है ये फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। ए स्मॉल एलिमेंट एट द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इन ए बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस while the two principal stress are 360 megapascal and 140 megapascal. The maximum working stress according to distortion energy theory. तो यहाँ पे आपको पूछा गया है मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा वो डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी के हिसाब से पूछा गया है। ये जो डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी होती है इसका दूसरा नाम है वोन माइसेस थ्योरी। यहाँ से यदि हम निकालना चाहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2 सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 3 सिग्मा 1। और यहाँ पे हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो दो ही दे रखे हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो सिग्मा 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
तो हम निकालने के लिए सिग्मा 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना है 360 का स्क्वायर प्लस 140 का स्क्वायर माइनस 360 इंटू 140, हमारा फॉर्मूला इतना ही हो जाएगा। इसको आप यदि सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 314.3 मेगा पास्कल, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है मेगा पास्कल में है तो आंसर भी मेगा पास्कल में आ जाएगा। तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी का जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है लिमिट फिट टॉलरेंस का। ए होल इज स्पेसिफाइड एज 40, इसकी रेंज आपको दे रखी है। द मैटिंग शाफ्ट हैज ए क्लियरेंस फिट विथ मिनिमम क्लियरेंस ऑफ 0.01 mm. द टॉलरेंस ऑन द शाफ्ट इज 0.04 mm. द मैक्सिमम क्लियरेंस इन mm बिटवीन द होल एंड शाफ्ट इज। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज कीजिए और अपने हाथ से इसका आंसर एक बार ज़रूर कीजिए। ज़्यादा हार्ड नहीं है, यदि आपको कंसेप्ट पता है तो आप इजीली निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम हमारी बेसिक साइज़ जो है वो लिख लेते हैं। बेसिक साइज़ आपको कितनी दे रखी है 40, तो ये हमारी है बेसिक साइज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले होल की। होल की जो मिनिमम साइज़ है वो कितनी है, यानी कि मिनिमम हमारी साइज़ जो है वो 0.00 ही है, और ये मैक्सिमम कितना जा सकता है प्लस 40 से ऊपर कितना जा सकता है होल 0.050, यानी कि मान लेता हूँ मैं यहाँ पे चला गया और ये वैल्यू जो है ये कितनी है, मैं यहाँ पे होल बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.050। अब जो है शाफ्ट जो है वो होल के अंदर जाएगी, तो यहाँ पे मिनिमम क्लियरेंस कितना दे रखा है 0.01, यानी कि जब हमारा होल ये एग्जैक्ट 40 का होगा तब भी क्लियरेंस कितना होना चाहिए 0.01 का होना चाहिए। तो ये हमारा मिनिमम क्लियरेंस हो गया 0.01, क्योंकि जब हमारी शाफ्ट की मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे होगी और होल का मिनिमम होगा तो मिनिमम क्लियरेंस तो 0.01 रह जाएगा। द टॉलरेंस ऑन द शाफ्ट इज 0.04, यानी कि मैक्सिमम साइज़ जो है शाफ्ट की यहाँ तक जाएगी, तो उससे मिनिमम कितनी जा सकती है ये टॉलरेंस, यानी कि इतना चेंजेज हो सकता है, यानी कि हमारे शाफ्ट की साइज़ जो है यहाँ तक जाएगी। तो ये जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस जो है ये है 0.04। अब देखिए यहाँ से हम क्या समझे, ये जो हमारी शाफ्ट है, शाफ्ट की मैक्सिमम साइज़ इतनी हो सकती है और मिनिमम इतनी हो सकती है, और ये जो होल है, होल की जो मिनिमम साइज़ है इतनी हो सकती है और मैक्सिमम इतनी हो सकती है। तो मिनिमम क्लियरेंस तो हमको दे रखा है, मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होगा, तो मैक्सिमम क्लियरेंस होगा होल की मैक्सिमम साइज़ इतनी और शाफ्ट की मिनिमम साइज़ यहाँ पे। तो ये जो है आपका क्लियरेंस, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम क्लियरेंस। तो मैक्सिमम क्लियरेंस कितना हो जाएगा, ये आपका 0.04 प्लस 0.01 प्लस हो जाएगा 0.050। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.10 mm। हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट प्रोफाइल 19 टूथ पिनियन एंड 37 टूथ गियर आर इन मैश। If the module is 5 mm, the center distance between the gear pair will be। तो आपको यहाँ पे सेंटर डिस्टेंस पूछी गई है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको डायग्राम दे रखा है, जैसे ये आपका गियर है बड़ा वाला और ये पिनियन है, इसकी जो सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी, मान लो इसकी रेडियस R1 है, इसकी R2 है, तो R1 प्लस R2 ही इसकी क्या होगी सेंटर डिस्टेंस। तो देखिए आपको मॉड्यूल दे रखा है m बराबर क्या होता है d/t। यदि मैं गियर की बात करूँ तो ये आपका d/t हो जाएगा, d1/t1। ठीक है, और पिनियन की बात करूँ तो d2/t2 हो जाएगा। हमको मॉड्यूल दे रखा है, t1 दे रखा है, t2 दे रखा है, तो d1 d2 आ जाएगा। तो d1 बराबर कितना आ जाएगा, आपके मॉड्यूल कितना है 5 इंटू t1 कितना है 37, और d2 कितना आ जाएगा 5 इंटू आपके 19। तो यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा d1 आ जाएगा 185 और d2 आ जाएगा आपके पास 95। तो सेंटर डिस्टेंस कितनी है R1 प्लस R2, तो ये हमारा हो जाएगा d1 प्लस d2/2। 185 प्लस 95/2 करेंगे
तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 140, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आप सभी को पता है m बराबर d/t होता है, तो इतना पता है तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द impurities आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, forced toward the outer surface, trapped near the mean radius of the casting, collected at the center of the casting। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का। जब ये रोटेट करती हैं तो पहले जो मोल्टन मेटल होती हैं इसके अंदर जो जब ये सॉलिडिफाई होती हैं तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये हमारे सेंटर की ओर कलेक्ट हो जाती हैं। तो हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार जो है आंसर अपने हाथ से कीजिए। A heat engine having an efficiency of 70% is used to drive a refrigerator having a coefficient of performance of 5. The energy absorbed from low temperature reservoir by the refrigerator for each kilojoule of the energy absorbed from high temperature source by the engine is। तो देखिए पहले मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। जैसे ये हायर टेम्परेचर है किसका, इंजन का, ये इंजन है और ये इसका लोअर टेम्परेचर है। इंजन जो है कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा, ये जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है इससे ये रेफ्रिजरेटर को चला रहा है, ठीक है। तो इसका मान लो टेम्परेचर कुछ मान लिया, ठीक है, और टेम्परेचर से हमको मतलब नहीं है, इसका लोअर टेम्परेचर ये होगा। अब देखिए आप सभी को पता है इंजन क्या करता है, हायर टेम्परेचर से हीट लेता है, Q1 ले ली और इसने Q रिजेक्ट कर दी Q2। और रेफ्रिजरेटर में हमारा मेन मकसद होता है यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करना और इधर इसको रिजेक्ट कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, अब देखिए आप द एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम लो टेम्परेचर रेजर्वोयर बाय द रेफ्रिजरेटर, यानी कि Q3 फ्रॉम टू द एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स बाय द इंजन, यानी कि Q1, Q3/Q1 आपको पूछा गया है। इन दोनों का आपको रेशियो पूछा गया है। अब देखिए आपको एफिशिएंसी दे रखी है इंजन की। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो वर्क डन W, हीट सप्लाई कितनी है, Q1 है। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी है 0.7, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.7 Q1, ये हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं COP क्या होती है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, Q3 है, अपॉन वर्क इनपुट क्या है, W है, और ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, Q3 आ जाएगा। Q3 कितना है 5 × W, और W कितना है 0.7 Q1। तो अब हम देखेंगे कि हमको पूछा क्या गया था Q3/Q1, तो Q1 इधर लेके जाऊँगा तो Q3/Q1 आ जाएगा 5 × 0.7, ये होता है 7 × 5 35 और 3.5, तो 3.5 किलो जूल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम एट एनी गिवन स्टेट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल एज द सिस्टम गोज टू डेड स्टेट, द मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल एज द सिस्टम गोज टू द डेड स्टेट। देखिए एक होती है अवेलेबल एनर्जी, एक होती है अनअवेलेबल। जो हमारी यूजफुल एनर्जी होती है उसे हम अवेलेबल एनर्जी कहते हैं, और जो वेस्ट हीट जाती है यानी कि जिसे हम रिजेक्ट कर देते हैं वो अनअवेलेबल एनर्जी होती है। तो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, द मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल एज द सिस्टम गोज टू डेड स्टेट, यानी कि जितना हमको वर्क प्रोड्यूस होता है उसी को हम अवेलेबल एनर्जी या अवेलेबिलिटी बोलते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर R134 is used in the new generation domestic refrigerator, its chemical formula is। देखिए मेन जो रीज़न था ना, जो एनवायरनमेंट को जो प्रॉब्लम करता है वो होता है क्लोरीन। तो जहाँ पे आपको क्लोरीन नहीं दिख रहा वही एनवायरनमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, C2H2F4, इसी का नाम है R134। यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथेन, टेट्राफ्लोरोएथेन। जैसे कि यहाँ पे C2Cl3F3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्राइफ्लोरोएथेन,
ये हो जाएगा। ऐसे नाम होते हैं। तो जितने क्लोरीन ज़्यादा होंगे वो एनवायरनमेंट के लिए उतना ज़्यादा नुकसानदायक होगा। इन द विंडो एयर कंडीशनर द एक्सपांसन डिवाइस यूज्ड इज कैपिलरी ट्यूब, थर्मोस्टैटिक एक्सपांसन डिवाइस, फ्लोट वाल्व या फिर ऑटोमेटिक एक्सपांसन वाल्व। तो हम जो हमारा एयर कंडीशनर होता है विंडो वाला, उसमें हम कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेशर कंपाउंडेड टर्बाइन। देखिए कंपाउंडिंग दो प्रकार की होती है, प्रेशर कंपाउंडिंग और वेलोसिटी कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि टर्बाइन की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे को जितनी फिजिबल स्पीड होती है, यानी कि जिस पे टर्बाइन वर्क कर सके, उस स्पीड पे लाने के लिए हम कंपाउंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन, कर्टिस, रेट्यू या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से जो रेट्यू टर्बाइन है ये होता है आपके प्रेशर कंपाउंडेड टर्बाइन। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी अपॉन डी वाई। टो बराबर म्यू डी अपॉन डी वाई की पावर n। व्हेन द एक्सपोनेंट n इज ग्रेटर देन 1 द फ्लूइड इज नॉन एज। यदि हम ग्राफ बनाएं, मैंने आपको कई बार बताया है, ये आपका शियर स्ट्रेस होता है और ये आपका शियर स्ट्रेन होता है। यदि n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, n बराबर 1, n बराबर n की लेस देन 1। तो ये जो n इज़ ग्रेटर देन 1 है, इसे हम बोलते हैं डायलेटेंट फ्लूइड। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और जो n लेस देन 1 होता है, ये होता है हमारा सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। और n बराबर 1 हो तो उसे हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। इन फ्लो थ्रू ए पाइप द ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी, डायमीटर या फिर लेंथ ऑफ द पाइप। देखिए यदि हम बात करें लेमिनार और टर्बुलेंट, तो हम बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की। रेनॉल्ड्स नंबर होता है रो वी एल अपॉन म्यू। यहाँ पे आप एल देख के ये सोच रहे होंगे कि ये लेंथ है, लेंथ नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। और यदि हम बात करें पाइप की, तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है पाइप के लिए डायामीटर। तो ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और डायामीटर पे डिपेंड करता है, और विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि वेलोसिटी, डेंसिटी और डायमीटर, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इन ए सर्कुलर ट्यूब इज स्पेसिफाइड एट 2500। व्हाट विल बी द रेनॉल्ड्स नंबर व्हेन द ट्यूब डायमीटर इज इंक्रीज्ड बाई 20% एंड द फ्लूइड वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड बाई 40%, कीपिंग द फ्लूइड सेम। तो अभी हमने देखा था रेनॉल्ड्स नंबर होता है रो वी, पाइप के लिए डी होता है अपॉन म्यू। तो यहाँ पे डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, फ्लूइड सेम है। और वेलोसिटी कितनी हो रही है, रेनॉल्ड्स नंबर, डायमीटर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड वेलोसिटी डिक्रीज्ड बाय 40%। तो वेलोसिटी डिक्रीज्ड 40% यानी कि बची कितनी 0.6, 60%, और डायमीटर कितना है 20% इंक्रीज कर दिया, अपॉन म्यू आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा रो वी डी अपॉन म्यू इंटू ये हो जाएगा आपके 0.72। तो ये आपका क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर पहले वाला, तो 2500 इंटू इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.72 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1800। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। एन एरोप्लेन इज क्रसिंग एट द स्पीड ऑफ 800 km/h एट एन एल्टीट्यूड वेयर द एयर टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। द फ्लाइट मैक नंबर एट दिस स्पीड इज नियरली। कुल मिला के आपको मैक नंबर निकालना है। यदि मैं बात करूं मैक नंबर की, तो मैक नंबर होता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है 800, ये किलोमीटर/आवर में है, तो इसको मीटर/सेकंड में बदलने के लिए हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन स्पीड ऑफ द साउंड कितनी होती है 342 मीटर/सेकंड। तो यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.649, यानी कि लगभग 0.65 के आसपास आएगी। यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ये लेस देन 1 है, तो यानी कि सब सोनिक स्पीड पे ये फ्लाई कर रहा था। केपलान टर्बाइन इज ए हाई हेड मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन, ए लो हेड एक्सियल फ्लो टर्बाइन, एन आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, या फिर एन इम्पल्स इनवर्ड फ्लो टर्बाइन। तो केपलान टर्बाइन जो होता है वो एक्सियल फ्लो टर्बाइन होता है, सिंगल स्टेज होता है, और रिएक्शन टर्बाइन होता है। इसका हेड जो होता है वो लो हेड होता है, लगभग 30 मीटर का, और डिस्चार्ज जो होता है इसमें हाई होता है। तो हमारा आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, लो हेड एक्सियल फ्लो टर्बाइन। When an ideal gas with constant specific heat is throttled adiabatically with negligible change in kinetic and potential energy, then
डेल्टा एच बराबर 0, डेल्टा टी बराबर 0, यानी एच यहाँ पे एंथैल्पी है और टी यहाँ पे टेम्परेचर है और एस यहाँ पे एंट्रोपी है। तो क्या चेंज होगा? तो यदि हम बात करें थ्रोटलिंग कर रहे हैं तो थ्रोटलिंग जो होता है प्रोसेस वो आइसो एंथैल्पिक होता है, यानी कि एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। तो एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस है, लेकिन यदि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता तब यहाँ पे एंट्रोपी चेंज 0 होता, अदरवाइज यहाँ पे कुछ ना कुछ एंट्रोपी जो है इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। डेल्टा एच बराबर 0, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सभी के सभी गेट में आए हुए थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कोई भी इससे रिलेटेड क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। तो वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।